मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को इंडिया के सभी जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं इंडिया से जो एग्जाम में आते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। और आप लोग देखिए इसमें सब कितने सही होते हैं, जितने सही होते हैं उतना आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के साथ इंडिया के जीएस के पूरे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए कि ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान पर मिला है, कौन से स्थान पर है? तो 53वें स्थान पर है कि 58वें स्थान पर है, 50वें या 60वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 50वें स्थान पर है इसमें इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए 3 फरवरी 2021 को ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था। इस सूचकांक में 4 स्थानों के सुधार के साथ भारत का स्थान क्या है? 50वां स्थान है। इस सूचकांक में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है और जब तो ईरान जो है सबसे अंतिम पायदान पे है। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ठीक है, तो शासक है हमारे इतिहास के हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और टीपू सुल्तान। जाएगा डी, टीपू सुल्तान। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। टीपू सुल्तान क्या थे? उद्योग की स्थापना में रुचि लेता था। उसने देशी तथा अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मस्कट, औरमुज, जेद्दाह तथा अदन देशों में आधुनिक रीति से अपने दूतावासों को राजदूतों के लिए दूतावासों की स्थापना करवाई। टीपू सुल्तान मैसूर का महान शासक था। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, राजधानी क्या थी इसकी? श्रीरंगपट्टनम, बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई थी। तो टीपू सुल्तान जो दक्षिण भारत को जो वर्तमान में तमिलनाडु और जो केरल वाला राज्य है वहाँ इनका शासन चल रहा था। श्रीरंगपट्टनम में राजधानी थी, ठीक है। और उनकी उपाधि क्या थी? बादशाह की उपाधि ली था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होती, इनकी मृत्यु हो गई थी लगभग 1799 में। तो ये थे एक्स्ट्रा फैक्ट। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? राजदूतों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शेम्पेन जनजाति जो है पाई जाती है? शेम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट देखिए, ऑप्शन देखिए। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, स्पीति घाटी है और लक्षद्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में इसके बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए शेम्पेन नामक जो जनजाति है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा भी वहाँ पे ओंग, जारावा, सेंटली ये सबसे खतरनाक जनजाति है। एक द्वीप पे लोग निवास करते हैं, धनुष बाण लेकर के चलते हैं और किसी को भी मार देते हैं। जनजाति भी पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु का, केरल के बॉर्डर पे है। मोस्टली तमिलनाडु उसका आंसर दिया जाता है। टोडा कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। स्पीति घाटी में किन्नर, गफी, पंगवाल, ठीक है। ये सब कहाँ की? स्पीति घाटी मतलब जो उत्तराखंड वाला एरिया हो गया या हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वहाँ की जनजातियाँ हैं, ये पाई जाती हैं। लद्दाख की जनजातियाँ कौन सी हैं? बल्ती, बेड़ा, यांग्या, गुर्रा, ये सभी कहाँ की जनजातियां हैं? लद्दाख की जनजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती है? मतलब किसकी राज्य की जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों को टच करती हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए। केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों कहा गया है और तमिलनाडु और कर्नाटक कहा गया है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या है आप लोग खुद ही बताइए। इसको आप लोग ये मैप देखिए। सबसे पहले आप लोग को एक मैप दिखाता हूँ जिसमें क्या करेंगे आप लोग राइट आंसर बता पाएंगे। ये दक्षिण भारत के राज्य की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत के राज्य हैं। सबसे पहले मैं तमिलनाडु की बात करूँ। तमिलनाडु किसको किसको टच करता है राज्यों की? तो एक आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, दूसरा कर्नाटक को टच कर रहा है, तीसरा केरला को। 3 राज्यों को ये टच कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ किसकी? केरला की, तो केरला भी केवल ये दोनों को ही टच कर रहा है, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो केरला भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए राज्य देखा हूँ मैं आंध्र प्रदेश की। अगर बात करूँ मैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा को टच करता है 1, छत्तीसगढ़ को हल्का टच करता है ये 2, तेलंगाना को टच करता है ये 3, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक को टच करता है 4 और तमिलनाडु को टच करता है 5 राज्यों को ये टच करता है। लेकिन अगर वहीं मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक यहाँ पे गोवा हो गया 1 टच करता है, महाराष्ट्र दूसरा राज्य टच करता है, तेलंगाना तीसरा हो गया, चौथा हो गया आंध्र प्रदेश को टच करता है, 5वां तमिलनाडु को टच करता है और 6वां क्या हो जाएगा? केरल को टच करता है। तो सर्वाधिक राज्यों को टच करने वाला जो राज्य है वो है यहाँ पर कर्नाटक।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी मिला दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा केवल कर्नाटक। ये 6 राज्यों को टच करता है, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों को टच करता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को बिना मिलाए हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, केवल कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवराय पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? शिवराय की पहाड़ियां कहां, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही क्या शिवराय की पहाड़ियां स्थित हैं। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोग को और कुछ चीजें बताता हूं इसमें। देखिए शिवराय की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में स्थित हैं, ठीक है। यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में विस्तृत है। यह पूर्वी घाट का भाग है। पूर्वी घाट मतलब जो ऐसे करके जो इंडिया का है, तो ये वाला जो एरिया को पूर्वी घाट कहते हैं और इस एरिया क्या कहते हैं हम लोग, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो ये शिवराय की पहाड़ी पूर्वी घाट का ही क्या है, भाग है। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो फीट में यहाँ पे ऊंचाई दी गई 4000 से 5000 फीट के तक है। और एक यारकाड जो है तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, ये यहीं पर अवस्थित है। मतलब शिवराय की पहाड़ियों पे ही क्या है, यारकाड जो है प्रसिद्ध हिल स्टेशन वहां पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अब क्या करना है आपको, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर मिलाइए, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूं, ऑप्शन भी आप लोग देखिए, ठीक है। अब ये ठीक है ना। तो ये देखिए पहला अगस्त प्रस्ताव है मंत्रिमंडल मिशन, मतलब कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की स्थापना किसके कारण हुई थी, मंत्रिमंडल की स्थापना कैबिनेट मिशन के कारण हुई थी, ठीक है। थर्ड है क्रिप्स मिशन, फोर्थ है वेवल योजना। तो सबसे पहले आया क्या है आपको, देखिए इसमें अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव का डेट क्या है, 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो एक और ए और सी दोनों हो सकते हैं। दूसरा की अगर बात करूं तो क्रिप्स मिशन योजना, ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये 1942 में आया था, 1942 में। तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और अगर मैं कुछ और बात करूं तो वेवेल योजना जो थी वो 1945 में आई थी, शिमला समझौता के समय। लॉर्ड वेवेल थे उस समय, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें आप लोगों का लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस वगैरह इसमें आए थे, 1946 में आई थी कैबिनेट मिशन। इसके बाद क्या हुआ था, बना था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे और एक जन और इसमें थे, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो निम्नलिखित युग्मों में से देखिए कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित करना है आप लोग को, ठीक है। चंबल सहायक नदी किसकी, नर्मदा की? नहीं, चंबल सहायक नदी नहीं है। सोन देखिए यमुना की सहायक नदी है, आप लोग बताइए है क्या? मानस ब्रह्मपुत्र की और हेमावती गोदावरी की। तो मैं आपको फिर से इंडिया का एक मैप दिखाता हूँ बढ़िया, जो वो उस प्रकार का है, ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल मैप इंडिया का। ये देखिए है ना। तो इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मरकंटक वाला एरिया, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और ये ऊपर चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है ये जाकर के कहाँ मिलती है, यमुना की सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूँ सोन नदी, ये है सोन, ठीक है, सोन लिखा हुआ। सोन नदी भी क्या अमरकंटक की इधर से निकल के और ये जाकर के बिहार के पटना के पास गंगा में मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही, सॉरी आगे चला गया था मैं। ये देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल करके बिहार में गंगा नदी में मिलती है, पटना के पास मिलती है, ठीक है। हेमावती की अगर मैं बात करूं तो हेमावती क्या कावेरी की सहायक नदी है। यहाँ पे कावेरी है कर्नाटक में, ये कावेरी इसकी सहायक नदी है हेमावती। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानस। मानस क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होकर के यहाँ ऐसे करके आती है। तो हेमावती क्या है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको फिर से मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं है, ये यमुना की है, ठीक है। सोन नदी यमुना की है, नहीं है, ये गंगा की है, गंगा लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। मानस ब्रह्मपुत्र, ये राइट आंसर आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सुमेलित सही पूछा है। और हेमावती ये गोदावरी की नहीं है, ये कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल है, बिल्कुल सही हो गया। पृष्ठ तनाव को हम लोग न्यूटन प्रति मीटर से माप सकते हैं, ठीक है। विभवांतर को वोल्ट से भी नापते हैं। तो सही सुमेलित नहीं है ज्योति तीव्रता, ये जो ल्यूमेन लिखा है ये ल्यूमेन नहीं होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला होता है इसका मात्रक। तो सही सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। इसका मतलब ल्यूमेन नहीं होता है, इसका मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ, विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, वहीं ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ल्यूमेन है किसका है, ज्योति
फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, इंडेन गैस मिश्रण है, इंडेन गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं हाइड्रोजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। ठीक है, इंडेन गैस कह दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सी गैस। इंडेन जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसी की बात हो रही है। एलपीजी जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन उसमें रहता है। थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। इंडेन गैस जो कंपनी का नाम लिख दिया यहाँ पे इंडेन। ठीक है, ये देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट, इंडेन गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। यह पेट्रोलियम कुएं से निकाली जाती है और 95% में क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। इस 95% में भी जो 80% होता है वो मीथेन होता है। कहीं सर्वाधिक क्या पाया जाता है? उसमें मीथेन पाया जाता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले इस गैस को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। उच्च दाब पर, मतलब हाई प्रेशर पर क्या द्रवित करके इसको सिलेंडरों में भर दिया जाता है और ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एक्चुअली वो गैस होती है उसको इतना प्रेशर लगा दिया जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है। उसके अंदर, आपके अंदर लिक्विड रहता है गैस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इसमें से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिला दिया जाता है। मिथाइल मरकैप्टेन इसलिए मिला जाते हैं क्योंकि ये जो गैस होती है वो रंगहीन, गंधहीन और होती है। अगर ये गंधहीन हो जाएगी मतलब आपको इसका गंध नहीं आएगा, फिर लीकेज होगी तो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए मिसाइल मरकैप्टेन उसमें मिलाया जाता है। इस यौगिक का नाम बार बार पूछा जाता है, ये सल्फर का यौगिक है और इसी को मिलाने से क्या होता है आपको मालूम चलता है कि कब आपके घर में गैस का रिसाव होना स्टार्ट हो गया है, ताकि रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? ये याद रखेंगे मिथाइल मरकैप्टेन इसमें मिलाया जाता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है, हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो पहला ऑप्शन बाहुबली, सेकंड बुद्ध, महावीर और नटराज। हालांकि ये जैन धर्म में जरूर संबंधित है लेकिन ये महावीर के लिए नहीं है, ये बाहुबली के लिए है। महामस्ताभिषेक आप लोग सुने होंगे चंद्रगुप्त के समय, श्रवण बेलगोला वाला नाम। तो देखिए महामस्ताभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। 12 वर्ष के अंतराल पे कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान या संत कहें गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। अगला मस्ताभिषेक क्या होगा? 2030 में, मतलब इससे पहले 2018 में हुआ था क्योंकि ये 12 साल के अंतराल में होता है। तो श्रवण बेलगोला जो चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय शासक थे उनका भी देहावसान वहीं पे हुआ था संलेखना विधि के द्वारा। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा एवं हृदय बताया। ये है आपका कथन। कारण में क्या कहा जाता है इसके कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान है। ये इसका कारण है उनका आत्मा कहने का। तो आप बताइए कि कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि आर ही एक ही सही व्याख्या करता है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए थोड़ा सा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण जैसी महत्वपूर्ण न्यायिक रिटों का प्रावधान। टोटल रिटों की संख्या भी पूछ लेता है, 5 रिट होती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही क्या मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। दिया गया कथन ए और आर सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन है? इंग्लिश में कस्टोडियन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सचिवालय या भारत के उच्चतम न्यायालय। तो ये बहुत सही है, आंसर नंबर डी। बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें भारतीय संविधान में न्यायपालिका का एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है। संघीय न्यायालय को संविधान के भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद 124 से 147, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद इसका 124 में है, क्या है? उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है इसमें किया गया। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। यह अपीलीय पुनर्विचार न्यायालय है। अपीलीय मतलब यहाँ पे आप अपील कर सकते हो और जो न्यायालय है ये किसी भी फैसले का पुनर्विचार कर सकता है, चाहे वो संसद के द्वारा ही क्यों ना दिया गया हो। संविधान की व्याख्या में इसका निर्णय अंतिम होता है। इसने जो बता दे संविधान की व्याख्या कर दी वही क्या है? अंतिम है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कस्टोडियन या संरक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, भारतीय कुश्ती महासंघ ने फरवरी 2021 में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, द ग्रेट खली और बबीता कुमारी,
महावीर सिंह फोगाट और योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया और संग्राम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जिनको अनुबंध से बाहर कर दिया गया, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें। भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक 57 किलोग्राम और हरियाणा के सोनम मलिक 62 किलोग्राम को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों को अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ ने WFI के वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दी। वार्षिक अनुबंध में जो खिलाड़ी रहते हैं उनको एक पेमेंट अच्छी मिलती है। उसी प्रकार क्रिकेट में भी होता है, ए ग्रेड कैटेगरी होती है, बी ग्रेड कैटेगरी होती है, इसी प्रकार से होता है। तो दोस्तों आज मैं इतने ही क्वेश्चन रखता हूँ इस वीडियो में, और आप लोग कैसा लगा ये क्वेश्चन? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए सभी लोग मित्रों के साथ में, और अधिक से अधिक इसको वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। उससे क्या है, मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।